सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख लिया तो उनके लिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फॉरेन रियलम के जो डीमंस थे वो यहाँ पर अपने रियलम के एंसेस्टर लुओ मू के रेमिनेंट को समन करते हैं, जो कि एंशिएंट रियलम के रेली को ओपन करने में इनकी मदद करता है। और उस रियलम बैरियर को तोड़कर फॉरेन रियलम के जितने भी डीमंस थे वो उसके अंदर चले जाते हैं, ताकि वो लोग उस डिवाइन ट्रेजर को हासिल कर सके, जिसे खोजते खोजते इनका एंसेस्टर भी टपक गया था। मगर समय रहते शिहाओ और ग्रेट एल्डर को इस चीज का पता चल जाता है और ग्रेट एल्डर भी अपने सभी लोगों को उसी एंशिएंट रियलम में लेकर आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग उस जगह को एक्सप्लोर करते हुए इमोर्टल ग्रेवयार्ड में पहुंचते हैं। और इसी जगह पर एंशिएंट टाइम के इमोर्टल्स बीइंग्स के बीच में बैटल हुई थी, जिनके कुछ रेमिनेंट और उस बैटल से जुड़ी हुई उनकी कुछ मेमोरीज भी यहाँ पर मौजूद थी। तभी वहाँ पर एक स्टोन टैबलेट एक्टिवेट होता है और इसके जरिए से शिहाओ एक लड़की को किसी से बैटल करते हुए देख पाता है। और फिर तभी यहाँ पर इन्हें डिवाइन जिथर की म्यूजिक सुनाई देती है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर अभी भी उसी डिवाइन जिथर की म्यूजिक चारों ओर प्रोड्यूस हो रही थी, जिसे यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स भी सुन पा रहे थे। इसी दौरान हमें दुगु यून को दिखाया जाता है, जो अपने सामने रखे उसी स्टोन टैबलेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। और हमें बताया जाता है कि अब दुगु यून भी वॉइड डाओ रियलम पर पहुंच चुका है। इसके बाद दुगु यून अपने मन में सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके एंसेस्टर भी उसी जगह से आए हो जहां से वो शख्स आया था, और शायद उसी ने ये सारे स्टोन टैबलेट भी बनाए हैं, जहां पर अब हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जो कि बताने लगते हैं कि बहुत समय पहले जब इमोर्टल एंशिएंट एरा में बैटल लड़ी जा रही थी, तो उस जंग में नेदर वर्ल्ड के लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए अदर वर्ल्डली पावरफुल बीइंग्स आए थे। लेकिन उनकी तरफ से लड़ने के बाद उनके बारे में फिर कभी कुछ पता नहीं चला और न ही उनकी कोई खबर आई। अब ये बात सुनकर फॉरेन रियलम का एक दूसरा वॉरियर कहने लगते हैं कि इन स्टोन टैबलेट्स पर जो इंस्क्रिप्शंस लिखा गया था वो अब एकदम से बेअसर हो गया है। और इसी वजह से हमें शक है कि ऐसा जरूर हमारे एंसेस्टर्स के पावर सप्रेशन की वजह से हुआ है, यानी कि ये सब कुछ हमसे और हमारे रियलम से रिलेटेड है। तो अब तुम लोग बिना कुछ कहे चुपचाप वो स्टोन टैबलेट को हमें सौंप दो, ताकि हम सच्चाई का पता लगा सके। अब ये बोलकर वो लोग अपने उसी फर्नेस से सीधा उन स्टोन टैबलेट्स पर अटैक कर देते हैं। मगर तभी ग्रेट एल्डर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बोलते हैं कि खबरदार, जो तुम लोगों ने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी। अब इतना बोलकर वो अपने उसी वॉर फ्लैग को सामने कर देते हैं और उससे उनके अटैक को काउंटर कर देते हैं। मगर तभी इसके इम्पैक्ट से यहाँ पे मौजूद वो स्टोन इंस्क्रिप्शन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इसी दौरान इनके सामने जो रूइंस मेंशन था वहां से आ रही वही जिथर म्यूजिक इसे अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, जो नजारा देखकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ये तो उसी डायरेक्शन की तरफ में जा रहा है जहां पर से अभी कुछ देर पहले जिथर म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी। अगर ये वाकई में सच है तो हमें जल्द से जल्द इन फॉरेन रेस के डीमंस को रोकना होगा। हम इन्हें इनके मिशन में बिल्कुल भी कामयाब होने नहीं दे सकते। अब इतना बोलकर वो उसी डायरेक्शन की तरफ में बढ़ जाते हैं और इधर दूसरी तरफ फॉरेन रियलम के डीमंस भी बिना एक पल गवाए उसी ओर बढ़ने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि शिहाओ फ्लैश स्टेप और कुनपेंग टेक्निक को आपस में मर्ज कर देता है, जिससे उसकी स्पीड और मूवमेंट एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। मगर इसके बावजूद भी वो उन इंस्क्रिप्शंस को पकड़ नहीं पाता, यानी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो उनसे पीछे ही रह जाता है। लेकिन तभी ठीक उसके सामने हमें एक अनडाइंग कॉप्स को दिखाया जाता है, जो कि जमीन से बाहर निकलकर इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर उसी एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड से सीधा उस पर हमला कर देते हैं, जिससे उसकी बॉडी में एक बड़ा सा होल बन जाता है, जहां पर ग्रेट एल्डर सबसे पहले शिहाओ और बाकी सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बैटल फ्लैग आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है और सबको अपने अंदर कवर करते हुए उसी अनडाइंग कॉप्स के अंदर सभी को लेकर चला जाता है। और उनके पीछे पीछे फॉरेन रेस के डीमंस भी उसी के अंदर आ जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद ये लोग उसी इमोर्टल्स रिमेन्स के चेस्ट वाले एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें सामने कुछ रोशनी दिखाई देती है। और इधर ये सभी लोग इसके डीप में जा रहे थे, जहां पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रास्ता इन्हें कहां ले जा रहा है। इसी दौरान फॉरेन रियलम का वही सुप्रीम डीमन एल्डर कहने लगता है कि जब कोई इमोर्टल मर जाता है तो इसके बावजूद भी उनके अंदर इमोर्टल ब्लड एसेंस मौजूद रहता है, जिसके जरिए से एक इमोर्टल दोबारा से रीबर्थ हो सकता है। मगर यहाँ पर तो इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इनके अंदर इमोर्टल ब्लड मौजूद है तो फिर इसके अंदर से ब्लड एसेंस कैसे गायब हो सकती है? जहां पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे शिहाओ और बाकी सभी लोग उसके करीब जा रहे थे तो इन सभी को उसी डिवाइन जिथर को जो प्ले कर रही थी उसकी मेमोरीज दिखाई देती है। और इस जगह को कहते हैं इल्यूजरी रियलम ऑफ मेमोरीज, जहां पर उसी डिवाइन जिथर की म्यूजिक चारों ओर गूंज रही थी। अब ये नजारा देखकर शिहाओ बताता है कि ये तो उसी जिथर को बजाने वाली की मेमोरीज है। जहां पर हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर के साथ बाकी सभी लोग भी इस इल्यूजन वाले वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जो कि बिल्कुल रियलिटी जैसी लग रही थी। और फिर इसी दौरान यहाँ पर हमें एंशिएंट इमोर्टल बैटलफील्ड के रूइंस को दिखाया जाता है और ठीक वहीं पर
इन्हें जिथर प्ले कर रही एक इमोर्टल बीइंग नजर आती है, जो कि ऑब्वियसली एक लड़की थी और दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। अब यहाँ पर उसे देखकर फॉरेन रियलम के कल्टीवेटर्स कहने लगते हैं कि क्या यही लड़की उस डिवाइन ट्रेजर की गार्डियन है, जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि चाहे कुछ भी हो ये लड़की जिधर बड़ा बढ़िया बजाती है और ऊपर से ये है भी काफी ज्यादा खूबसूरत, इसीलिए मैं तो इसे बहुत करीब से देखना चाहूंगा। इसी दौरान हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर जितर बजा रही थी, मगर तभी कहीं कहीं पर तो वो बिल्कुल एक डेविल जैसी बन जा रही थी और अगले ही पल वो अपने जितर म्यूजिक से इन सभी के कॉन्शियसनेस पर वॉर करती है, जिससे इन सभी को हेलुसिनेशन होने लगती है। जो नजारा देखकर यहाँ पर शीहाओ इमीडिएटली अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए 10 हेवेनली पैसेज को मर्ज करता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर भी एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड का यूज करके एक स्लैशिंग अटैक सीधा उस लड़की के इर्द गिर्द बने उस बैरियर पर कर देते हैं, जिससे वो पूरा बैरियर वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। जहां पर अब हमें ये बताया जाता है कि इस लड़की के हाथ में जो डिवाइन ट्रेजर मौजूद है वो असल में 9 हेवन और 10 अर्थ का सुप्रीम रूलर है, जिसे फीनिक्स डिवाइन जिथर कहा जाता है। और ये लड़की बहुत साल पहले ही मारी जा चुकी है, जो कि अब पूरी तरह से हड्डियों का ढांचा बन चुकी है। अब ये देखकर ग्रेट एल्डर सभी को बताते हैं कि यहाँ पर जो पर्सन मारा गया है फॉरेन रेस के क्रिएचर्स से लड़ते हुए, यकीन नहीं होता कि वो पर्सन असल में इसी डिवाइन जिथर की मास्टर थी। इसी दौरान यहाँ आसमान में एक फिनिक्स बर्ड अनडाइंग कॉप्स की एनर्जी से फोर्ज होती है, जो कि सीधा आसमान में जाके दहाड़ मारती है, जिसे देखकर यहाँ पर शीहाओ कहता है कि क्या एक और फिनिक्स यानी कि ये भी फॉरेन रियलम के कल्टीवेटर्स से फाइट करते हुए यहाँ पे आकर मारी गई थी। अब ये बात सुनकर ग्रेट एल्डर बोलते हैं कि ये जो फिनिक्स है ये बस उसका कॉप्स है, यानी कि इसके अंदर न ही तो कोई डिवाइन सोल मौजूद है और न ही कोई डिवाइन कॉन्शियसनेस, यानी ये बस एक पपेट की तरह है जिसे यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है। इसीलिए इस सिचुएशन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही हम पर बहुत भारी पड़ सकती है। जहां पर हम देखते हैं कि ये जो डिवाइन जिथर वाली लड़की थी ना हम लोगों की, वो यहाँ इस जिथर को प्ले करते हुए आसपास की चीजों को कंट्रोल करने लगी है और अभी यहाँ पर एक के बाद एक मल्टीपल फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके जरिए से वो यहाँ पर इस फिनिक्स को भी कंट्रोल कर पा रही थी और फिर तभी वो अपने डिवाइन जिथर की म्यूजिक से यहाँ पर अपने डोमेन को भी एक्टिवेट कर लेती है, जिसके चलते सभी लोग उसके डोमेन के अंदर आ जाते हैं, जहां पर ये लोग खुद को उसी डिवाइन जिथर के ऊपर पाते हैं। बेसिकली ये उस डिवाइन जिथर का एक जाइंट फॉर्म था जिसे वो जिथर वाली लड़की कंट्रोल कर रही थी। जहां पर हम देखते हैं कि ये जो जिथर वाली लड़की थी ना हम लोगों की, वो जैसे ही उस जिथर को प्ले करती है तो उसके साउंड वेव की वजह से उस जाइंट जिथर से एक तार बाहर निकल आता है, जो कि सीधा फॉरेन रियलम के डीमंस पे वार करता है, मगर उनका वो फर्नेस बीच में आकर उनकी जान बचा लेता है। लेकिन अगले ही पल ये जो स्ट्रिंग था ये स्पेस को फाड़ देता है, जिससे काफी सारे अनाहिलेशन बीम बाहर निकलकर फॉरेन रियलम के डीमंस के ऊपर बरसने लगती है। अब ऐसा नजारा देखकर मोटा लड़का काफी खुश होता है और वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या बात है, बहुत बढ़िया मारा इन डीमंस के बच्चों को और मारो इन लोगों को, इनफैक्ट इन्हें फाड़ फूड कर रख दो। अब यहाँ पर वो इतना कहता है कि तभी उसकी तरफ भी एक एनर्जी बीम आके गिरती है, जिससे वो और रैबिट गर्ल दोनों बाल बाल बचते हैं। अब इस वजह से रैबिट गर्ल को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उससे कहती है कि क्या तुम्हारा मुंह कभी बंद नहीं होगा, ऐसे ही बोलते रहे तो तुम भी बुरी तरह फंसोगे और तुम्हारे साथ साथ मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। इस पर मोटा लड़का क्लैरिफाई करते हुए उससे बोलता है कि उसे क्या पता था कि इसका गुस्सा तुम्हारे गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक निकलेगा। अब इतना सुनना ही था कि रैबिट गर्ल एक जोरदार लात मार के उसे हवा में उड़ा देती है, जबकि इधर दूसरी तरफ फॉरेन रियलम के सुप्रीम एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सिर्फ एक कॉप्स की पावर्स उन लोगों को यहाँ पर सप्रेस कर रही थी। इसी वजह से इनका जो सुप्रीम एल्डर था वो यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ में ऐसा करने की, तुम सिर्फ एक कॉप्स हो जिसके अंदर उसका सोल भी नहीं है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप वो ट्रेजर हमारे हवाले कर दो। अब इतना बोलकर वो अपने उसी फर्नेस के ट्रू पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके अंदर से काफी सारे डिमोनिक टाइप के जाइंट हैंड्स बाहर निकलते हैं। मगर इधर वो लड़की सिर्फ अपने जिथर से ही इन पर मल्टीपल स्लैशिंग अटैक्स करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस फर्नेस से प्रचुर मात्रा में ब्लड एसेंस बाहर निकलता है, जो कि सीधा उसके स्लैशिंग अटैक से जा टकराता है, जिसके इंपैक्ट की वजह से यहाँ का स्पेस भी अनस्टेबल हो जाता है और इसके आसपास मौजूद दोनों रियलम के वॉरियर्स उस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी की तरफ में अपने आप खींचने लगते हैं। अब ये देखकर शीहाओ तुरंत ही अपने 10 हेवेनली पैसेज रिंग को एक्टिवेट करता है और उसे एक शील्ड की तरह यूज करता है। इसी दौरान 9 हेवन और 10 अर्थ के सभी सुप्रीम जीनियस भी अपनी पावर्स का यूज करके अपने अपने प्रोटेक्टिव शील्ड को यहाँ पर एक्टिवेट करते हैं, ताकि ये लोग खुद को और अपने सभी दोस्तों को भी इससे बचा सकें। जहाँ पर अब लिटिल एंट किंग चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे इसी तरह से प्रोटेक्ट करते रहो, कोई भी यहाँ पर अपने शील्ड को डीएक्टिवेट नहीं करेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स बहुत ही तगड़ी है। इसीलिए अगर मैं इसके चपेट में आ गया ना तो मेरी एक भी हड्डी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर भी यहाँ पर अपने उसी बैटल फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए इनके डिफेंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फॉरेन रियलम का वो जो सुप्रीम एल्डर था वो यहाँ पर अपने उसी फर्नेस के डिमोनिक पावर्स का यूज करके एक अटैक को प्रिपेयर करने लगता है। अब ये देखकर ग्रेट एल्डर गुस्से में उन लोगों से कहते हैं कि बेवकूफों, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया
है अगर तुमने दोबारा अटैक किया तो ये पूरा का पूरा स्पेस ही शैटर हो जाएगा और हम सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन फॉरेन रियलम का वो सुप्रीम एल्डर उनकी कहाँ कुछ सुनने वाला था। वो बिना एक पल गवाए उसी फर्नेस से वहां के स्पेटियल स्पेस पर हमला कर देता है और फिर ग्रेट एल्डर को नीचा दिखाते हुए कहता है कि हमारे पास तो हमारा ये फर्नेस मौजूद है जिसकी मदद से हम बच जाएंगे, इसीलिए तुम्हें हमारी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो खुद की फिक्र करनी चाहिए क्योंकि हम सब तो बच ही जाएंगे मगर तुम सब लोग आज यहीं पर मारे जाओगे। अब ये बोलकर वो सभी डीमंस उस फर्नेस से अटैक करके वहां के स्पेस में एक बड़ा सा क्रैक ओपन करते हैं, जो देखकर ग्रेट एल्डर उसे रोकने के लिए तुरंत उसके अटैक को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी लोग उसके अंदर समा गए थे, जिसके कुछ देर बाद अचानक से सब कुछ थम सा जाता है, जहाँ पर शिहाओ कहता है कि क्या अभी तक जो कुछ भी हमने फील किया वो बस एक इल्यूजन था। और फिर तभी यहाँ पर इन्हें अपने सामने एक इमॉर्टल कोफिन दिखाई देता है जो कि उसी फर्नेस के ब्लड एसेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसे देखकर फॉरेन रियलम का वो मार्शल किंग यहाँ पे कहने लगता है कि अच्छा ये वही कोफिन जिसने हमारे आयाम के इमॉर्टल्स बीइंग के ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब किया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही ऑब्जेक्ट है जिसे हमारे रियलम के एंसेस्टर खोज रहे थे और हर हाल में हासिल करना चाहते थे। उसी बीच वो जिथर वाली लड़की दोबारा से अपने जिथर को प्ले करने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ चारों तरफ हलचल होने लगती है और फिर तभी फोग के बीच से दो डेड इमॉर्टल्स बाहर निकलकर आ जाते हैं। इसी दौरान वो फिनिक्स बर्ड भी इनके सामने आ जाती है। अब ये देखकर फॉरेन रियलम का वो सुप्रीम एल्डर अपने उसी फर्नेस को बाहर निकाल लेता है और इधर ग्रेट एल्डर भी अपने बैटल फ्लैग को निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ पर उस डिवाइन जिथर के टेरिफाइंग साउंड वेव को इनके ऊपर पड़ने से रोक रहा था। जहाँ पर तभी फॉरेन रियलम का वही मार्शल किंग कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि इस जगह पर हमारा ये इमॉर्टल फर्नेस बिल्कुल भी काम नहीं करेगा क्योंकि इसकी पावर को हेवन एंड अर्थ का जो लॉज है वो इसे सप्रेस कर रहा है। जहाँ पर ग्रेट एल्डर भी शिहाओ को टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं कि उनके बैटल फ्लैग के साथ भी वही सेम मसला है, ये भी अपनी ट्रू पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से मुझे अब ऐसा लगता है कि इस जगह का जो ओनर है वो खुद नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ से ठीक ठाक बाहर जाएं, इसीलिए यहाँ से निकलना हमारे लिए अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। मगर चाहे कुछ भी हो हमें उसके फॉर्मेशन को तोड़ना ही पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ से जिंदा बचकर बाहर निकल पाएंगे। इसी दौरान हम शिहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो याद करता है कि जब उसने स्टोन टैबलेट में उस लड़की की मेमोरीज देखी थी तो तब उस इंस्क्रिप्शन में एक लाइन थी क्रॉसिंग द सी। अब इस बात को याद करके शिहाओ अपने मन में सोचता है कि आखिर इसका मतलब क्या था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही वर्ल्ड है जिसके अंदर गॉडेस लियू भी गई थी। मगर तभी अचानक आसमान से पर्पल कलर की एनर्जी बीम सीधा इन लोगों के ऊपर गिरने लगती है, जिससे फॉरेन रियलम के बहुत से डीमंस वहीं पे मारे जाते हैं। और फिर तभी वो बड़ा सा क्रिएचर जो कि पहले फॉरेन रियलम का एक इमॉर्टल बीइंग था, वो एक बहुत बड़े से प्लेनेट टाइप के ऑब्जेक्ट से इन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर फॉरेन रियलम के कुछ वॉरियर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जहां पर उनका वो सुप्रीम एल्डर बाकी के बचे वॉरियर्स के साथ एक जगह पर जाकर फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है। इसी बीच वो सुप्रीम एल्डर अपने सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से इस फर्नेस को अपनी फुल कैपेसिटी के साथ में एक्टिवेट करो, क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी जान बचाने पर फोकस करना चाहिए। और रही बात रेजर की तो उसे हम बाद में ढूंढ लेंगे। अब इतना बोलकर वो एल्डर उस फर्नेस से एक तगड़ा वाला अटैक सीधा उसके प्लेनेट वाले अटैक पर देता है और ये एक ही अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इससे न सिर्फ वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय होता है बल्कि इससे वो दोनों इमॉर्टल क्रिएचर भी खत्म हो जाते हैं। और इन्हें खत्म करने के बाद उनका वो अटैक सीधा उस फीनिक्स बर्ड की तरफ में बढ़ जाता है, जिसे ये लड़की रोकने की कोशिश तो करती है मगर रोक नहीं पाती। और उस फीनिक्स के साथ साथ ये लड़की भी उस अटैक के चपेट में आ जाती है, जिसके इम्पैक्ट से सभी लोग काफी दूर जा गिरते हैं। और इसके बाद यहाँ पर सब कुछ थम सा जाता है, जहाँ पर हम दोबारा से उसी इमॉर्टल कोफिन को देखते हैं जिसके अंदर उसी जिथर वाली लड़की इमॉर्टल बॉडी मौजूद थी। अब यहाँ पर उसे देखकर मोटा लड़का हैरानी से कहता है कि यहाँ आने के बाद से मैंने लगातार कई सारे भूत लाइक इमॉर्टल्स को देख चुका हूँ। इनफैक्ट मैंने उनकी हड्डियों को भी चलते फिरते देखा है, मगर अब तो मैं एक लेजेंडरी गोस्ट इमॉर्टल को भी देख रहा हूँ। और तो और इसके माथे पर जो लाइट चमक रही है उसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़की रिवाइव भी होने वाली है। जिस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ये जगह हेवन को डिफाई करने वाली डिवाइन क्रिएशन की पावर्स को कंटेन्स किए हुए है, जो कि मरे हुए पर्सन को एक नए फॉर्म में या फिर एक नए पर्सन के रूप में जिंदा कर देती है। इसी दौरान वो इमॉर्टल लड़की की भी पूरी तरह से अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है, जहां पर उसके सामने उसका डिवाइन जिथर मौजूद था। और वैसे तो ये लड़की दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, मगर तभी वो गुस्से में सभी से कहती है कि आखिर वो कौन है जिसने मुझे डिस्टर्ब किया। अब जैसे ही वो इतना बोलती है कि तभी उसकी नजर फॉरेन रियलम के उसी इमॉर्टल रिफाइनिंग पोर्ट पर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है कि ये फर्नेस मुझे काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन मरने के बाद मैं अपनी सारी मेमोरीज भुला चुकी हूँ। अब ये बोलकर वो सिर्फ अपने हाथ के इशारे से ही उस फर्नेस को पूरी तरह से डिसअपियर करके रख देती है। इसी दौरान वो मोटा लड़का उस लड़की को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सीनियर, क्या आपने ही फॉरेन रेस के एंसेस्टर लुओ मू को मार गिराया था? और अगर हाँ तो इस बार भी आपको हमारा साथ देना होगा, क्योंकि एक बड़ी वॉर फिर से छिड़ने वाली है। अब ये बोलकर वो उन्हीं डीमंस की तरफ
तरफ में इशारा करता है और आगे कहता है कि ये जो लोग आपके सामने खड़े हैं ये सभी नेदर वर्ल्ड के डीमंस हैं जो अब वापस आ चुके हैं, इसीलिए सीनियर प्लीज हमारी मदद कीजिए और इन लोगों को मार दीजिए ताकि हम अपने रियलम अपने डिवाइन ट्रेजर्स को बचा सके। अब ये बात सुनकर हे जीमिंग भड़क जाता है और अपनी पावर्स से उस पर अटैक करता है, मगर ग्रेट एल्डर बीच में आकर उसका अटैक रोक लेते हैं। जहां पर तभी वो लड़की कहती है कि आखिर तुम किस ट्रेजर की बात कर रहे हो? मैं वैसे भी अपने अतीत को भुला चुकी हूँ, और रही बात 9 हेवन एंड 10 अर्थ और फॉरेन रियलम के बीच की, तो इनके बीच मेरे रहते हुए जो कुछ भी हुआ वो सब अतीत की बात है और अब इन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जहां पर अब हमें उसी लड़की के अतीत की कुछ पुरानी मेमोरीज को दिखाई जाती है, जिसमें हमें एक डिवाइन ट्रेजर को भी दिखाया जाता है जिसके जरिए से रियलम सी को क्रॉस किया जा सकता है। यानी ये बेसिकली एक गाइडिंग टूल है जो कि रियलम सी में डायरेक्शन गाइड करती है। और यहाँ पर जिस रियलम सी की बात कही जा रही है ना, वो असल में 9 हेवन और 10 अर्थ से भी काफी ज्यादा बियॉन्ड है। तुम इसे इमोर्टल डोमेन भी कह सकते हो, जहां पर इमोर्टल किंग लेवल के कल्टिवेटर्स रहा करते हैं। इनफैक्ट गॉडेस लियू भी शायद तक यहीं पर रहती है, जहां पर अब हम उसी लड़की को देखते हैं और ये भी इमोर्टल किंग लेवल की कल्टिवेटर रह चुकी है, जो कि यहाँ पर आगे इनसे कहती है कि अब जबकि मैं अतीत को पूरी तरह भूल चुकी हूँ, बस कुछ धुंधली यादें बची हैं जिन्हें मैं याद भी करना नहीं चाहती। जिस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अगर तुम वाकई में पास्ट की एक सच्ची योद्धा रही हो तो क्या तुम्हें ये इमोर्टल ब्लड फ्लैग याद नहीं, जो हमारे सच्चे योद्धाओं के कुर्बानी की निशानी है? अब उसे देखकर वो लड़की उनकी तरफ में एक चेस बोर्ड को आगे बढ़ा देती है और उनसे कहती है कि बीते समय की पुरानी बातों से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिस पर शीहाओ उस लड़की से कहता है कि सीनियर, आखिर आप ऐसा कैसे कह सकती है? कोई अपने ओरिजिन राइटियसनेस को कैसे भूल सकता है? आप उस ब्लडी बैटल को कैसे नजरअंदाज कर सकती है? अगर हर कोई आपकी तरह सोचने लगे तो फिर 9 हेवन और 10 अर्थ कैसे सर्वाइव करेगा? अब ये बात सुनकर वो लड़की कहती है कि पास्ट में मुझे भी बहुत से लोगों ने धोखा दिया है, जबकि मैंने तो कभी भी इस दुनिया के लोगों का बुरा नहीं चाहा था। और रही बात अब कि तो मैं खुद अपने आप में ही एक फोरबिडन लैंड बन चुकी हूँ, जो कि कर्मा और कैलामिटी से भी परे है। अब ये बोलकर वो लड़की उस चेस बोर्ड को उनकी तरफ में फेंक देती है और उन पर प्रेशर डालने लगती है। इसी दौरान हम शीहाओ को देखते हैं, जहां पर वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में कोई अपने पास्ट के रिग्रेट से खुद को एक फोरबिडन लैंड में बदल सकता है। अब ये सोचकर वो उस लड़की को मनाने की आखिरी कोशिश करता है और उनसे कहता है कि क्या आप उस स्टोन टैबलेट पर लिखी गई बातों को भी भूल चुकी हैं? जिस पर वो लड़की कहती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, एक बड़ा डिजास्टर आने वाला है। अब इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है, जिसे जाते हुए देखकर शीहाओ अपने मन में कहता है कि क्या गॉडेस लियू ने भी कभी इसी तरह का डेस्परेट सिचुएशन का सामना करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया था। अब यहाँ पर जैसे ही शीहाओ गॉडेस लियू का जिक्र करता है तो यहाँ पर हमें गॉडेस लियू की भी झलक दिखाई जाती है, जिसके बाद शीहाओ आगे कहता है कि अगर वो दिन सच में आ गया जब मेरे पास चलने के लिए कोई भी इमोर्टल पाथ ना हो, तो इसके बावजूद भी मैं कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ आगे बढ़ता रहूंगा। इसी दौरान वो इमोर्टल लड़की जाने से पहले उसी ट्रेजर को शीहाओ की तरफ में फेंकते हुए कहती है कि जब ये सेक्रेड इंसेंस पूरी तरह जल के खत्म हो जाएगी, तब हमारे बीच का कार्मिक कनेक्शन भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब इतना बोलकर वो लड़की इन सभी लोगों को एंशिएंट रियलम से डायरेक्ट बाहर निकाल फेंकती है, जहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही ये सभी लोग उस रियलम से बाहर आते हैं तो हे जीमी तुरंत ही उस ट्रेजर को लेने के लिए झपटा मारता है, मगर तभी शीहाओ उसे मार के दूर फेंक देता है। और फिर तभी ग्रेट एल्डर बिना टाइम जाया किए शीहाओ के उसी एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड से अटैक करके फॉरेन रियलम के सुप्रीम एल्डर को खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फॉरेन रियलम के डीमंस जिस पोर्टल से यहाँ पर आए थे वो क्लोज होने लगता है, जो देखकर सभी डीमंस अपने वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए भागते हैं। और जाते जाते ही जीमिंग शीहाओ को धमकी देता है कि जिस दिन दोनों रियलम के बीच का पैसेज पूरी तरह ओपन हो जाएगा, उस दिन मैं तुम्हें पूरी तरह से मिटा के रख दूंगा। जिस पर शीहाओ भी उससे कह देता है कि वो तो बाद में देखा जाएगा कि कौन किसे मिटाता है, बस उम्मीद है कि उस दिन के आने तक तुम जिंदा रहोगे। जिसके कुछ देर बाद सभी डीमंस वहां से चले जाते हैं और वो पैसेज भी अब बंद हो जाता है, जहां पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अब जबकि इनका पैसेज एक बार ओपन हो चुका है, तो अगर वो चाहे तो इसे दोबारा से ओपन करके हम पर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए हम सभी को तुरंत त्यान शेन एकेडमी में वापस चलना चाहिए, ताकि वहां जाकर ये डिस्कस किया जा सके कि आगे हमें क्या करना है। अब ये सुनकर सभी लोग त्यान शेन एकेडमी की तरफ में रवाना हो जाते हैं, जिसके अब अगले सीन में हमें इमोर्टल डोमेन का नजारा दिखाया जाता है, जहां पर दो लेजेंडरी फिगर्स जो कि इमोर्टल किंग लेवल के ओल्ड मॉन्स्टर्स हैं, वो आपस में चेस खेलते हुए उसी ट्रेजर के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर उनमें से एक कहता है कि पता नहीं वो वर्ल्ड एनहाइलेटिंग ट्रेजर कहां चली गई है, जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि इस ट्रेजर की कर्मिक इफेक्ट बहुत ही ज्यादा भयानक है, अगर वो एक बार जल गई तो पूरा एक रियलम खत्म हो सकता है, इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि वो दोबारा कभी इग्नाइट ना हो। इसी दौरान हमें त्यान शेन एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शीहाओ अपने सभी दोस्तों के साथ एकेडमी में आ जाता है, जिसे देखकर एकेडमी के सभी वॉरियर्स शीहाओ से पूछते हैं कि क्या सच में बैटल फिर से शुरू हो गई है। अब ये सुनकर शीहाओ की नजर वैंग फैमिली के कुछ मेंबर्स पर जाती है, जिन्हें देखकर शीहाओ लिटिल एंट किंग को इशारा करता है, जो इशारा पाते ही लिटिल एंट किंग वहां से
से गायब हो जाता है। और फिर शी हाओ सबको बताता है कि हाँ, फॉरेन रियलम के डीमंस उस पैसेज को एक बार तो खोल चुके हैं, लेकिन फिलहाल के लिए उनके आने के रास्ते को काफी हद तक सील कर दिया गया है, लेकिन इससे भी खतरा टला नहीं है। वो लोग फिर से हम पर हमला करने के लिए आएंगे। इसी दौरान वैंग फैमिली का 9th एंसेस्टर शी हाओ से कहता है कि अगर वॉर सच में शुरू हो गई है तो फिर तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो। अब ये बात सुनकर शी हाओ की सटक जाती है और वो अपने 10 हेवेनली पैसेज रिंग की पावर्स को एक्टिवेट कर देता, जहां पर मोटा लड़का उससे कहता है कि आखिर तुम्हें इससे क्या मतलब, वैसे भी ये तियानशेन एकेडमी है, तुम्हारी वैंग फैमिली नहीं। अगर तुम्हें किसी पर हुक्म झाड़ना है तो जाओ जाके अपनी वैंग फैमिली में झाड़ो, और वैसे भी बैटलफील्ड में हम लोगों ने वैंग फैमिली के किसी भी पर्सन को नहीं देखा था, तो फिर आखिर तुम किसके नाते हमसे सवाल पूछ रहे हो। अब ये बात सुनते ही वैंग फैमिली एक पर्सन मोटे लड़के पर गुस्सा करने लगता है। तभी रैबिट गर्ल भी आगे आकर उन्हें सुना देती है। इसी दौरान तियानशेन एकेडमी का एक वॉरियर कहने लगता है कि जब ग्रेट एल्डर और बाकी सभी लोग वहां बॉर्डर में फाइट करने गए हुए थे, तब तुम लोग पीछे से हमारी एकेडमी के जितने भी रिसोर्सेज एरियाज थे उन्हें लूटने में लगे हुए थे, जिस पर वैंग फैमिली का वो 9th एंसेस्टर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सफाई देता है कि वैंग फैमिली के लोग पूरे एरियाज में पेट्रोलिंग का काम कर रहे थे, न कि लूट मार कर रहे थे। जहां पर अब शी हाओ भी फुल बैडेस मूड में आ जाता है और उनसे कहता है कि अच्छा, तो ये लूट मार तुम्हारे हिसाब से पेट्रोलिंग कहलाता है। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं भी किसी दिन तुम्हारे वैंग क्लैन में घुसकर उनके डिवाइन ट्रेजर्स लाइक केओस पैसिफाइंग आर्ट को इन्वेस्टिगेट करना चाहूंगा। अब इतना बोलकर शी हाओ डिवाइन एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि डिवाइन थंडर के साथ मर्ज थी, जिसे देखकर वैंग फैमिली का वो 9th एंसेस्टर भी अपनी पावर से एक शील्ड को एक्टिवेट करता है। जबकि इधर दूसरी तरफ शी हाओ के सभी दोस्त अपनी अपनी पावर्स को आपस में मर्ज करके एक तगड़ा अटैक सीधा उसकी तरफ में कर देते हैं, जिसकी वजह उस 9th एंसेस्टर के सारे अटैक्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब ऐसा नजारा देखकर उस 9th एंसेस्टर के गुस्सा का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इसी दौरान अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है वैंग क्लैन का, जहां पर इमॉर्टल वोंग के 2 बड़े बेटे आपस में प्लान बनाते हैं कि जैसे ही ग्रेट एल्डर तियानशेन एकेडमी से बाहर जाएंगे तो उस वक्त सबसे पहले ये लोग एकेडमी के रिसोर्सेज पर हाथ साफ करेंगे और मौका मिलते ही हुआंग को भी पकड़ के लुढ़का देंगे। अब ये याद करके वो 9th एंसेस्टर अपनी पावर से एक दमदार ड्रैगन को वहां पर समन करता है और कहता है कि इस लड़के के पास में इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर है जो कि हर हाल में मुझे चाहिए, इसीलिए आज चाहे जो हो जाए मैं तो इससे वो लेकर रहूंगा। और ये बोलकर वो उस ड्रैगन से शी हाओ पर एक घातक अटैक कर देता है, मगर तभी इतने में ही एक जाइंट स्पीयर सीधा जाके उस ड्रैगन के गर्दन को भेद कर रख देती है। और उसी बीच लिटिल एंट किंग अपने सेक्रेड रियलम के गार्डियंस के साथ वहां पर पहुंच जाता है। और भाई लिटरली इनके सिर्फ एक ही अटैक से न सिर्फ वो ड्रैगन मरता है, बल्कि यहाँ पर जितने भी वैंग क्लैन के मेंबर्स थे उनका भी काम वहीं पर तमाम हो जाता है। और अब इसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।